बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है फरवाज़ एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, कहते हैं ना कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो मलिक रियाज उनके नवासे बिलाल मलिक तो 4 हाथ ही आगे निकल गए। ये मामला क्या, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे बहरिया टाउन खत्म शुद, यानी बहरिया टाउन खत्म, बहरिया टाउन वाइंड अप हो गया। बहरिया टाउन में जिसने इन्वेस्ट की उनके अरबों रुपए डूब गए। और मलिक रियाज के खिलाफ मुबैना तौर पर उनकी करप्शन के खिलाफ उनकी जो एक फिरौनियत थी उनसे मुतालिक कितने रेफरेंसेस जो है वो नेब कोर्ट्स में जा रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि बुशरा बीबी के खिलाफ उनके जब बेटे अदालत में आएंगे तो उसके बाद का मंजरनामा क्या होगा, हम उस मंजरनामे पर भी बात करेंगे। फिर बात करेंगे एक और इंटरव्यू जो रिकॉर्ड हो चुका है, वो है इंसबात मलिक। इंसबात मलिक कौन है, उसका इंटरव्यू क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे वक्त का कि वक्त से बड़ा बलवान कोई नहीं। कल तक जो इस मुल्क के स्याह सफेद की मालिक थी ये एस्टेब्लिशमेंट, कल तक इस मुल्क पर एस्टेब्लिशमेंट का राज था, कब्जा था और बराह रास्त मार्शलाएं लगाई जाती थी और सिविलियंस को ब्लडी सिविलियंस कहा जाता था। आज वही एस्टेब्लिशमेंट सिविलियंस की यानी सिविल अदालतों के कटहरे में आके खड़ी हो गई है। और ये मामला क्या है, इन तमाम उमूर पर हम तफसील से बात करेंगे। इसलिए आपसे इल्तमास है कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरे व्लॉग्स बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। नाज़रीन, मेरे ख्याल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एस्टेब्लिशमेंट की। नाज़रीन, ये एस्टेब्लिशमेंट ही थी कि जिसने जो पिछले 70-73 सालों से इस मुल्क पर राज कर रही थी। ये एस्टेब्लिशमेंट ही थी कि जिसको चाहा गोली मार दी, जिसको चाहा फांसी चढ़ा दिया, जिसको चाहा मुल्क से निकाल दिया, जिसको चाहा मिलिट्री ट्रायल कर दिया, जिसको चाहा शाही किले में बंद कर दिया। हम नहीं भूले हैं जाम साकी को, हम नहीं भूले हैं उस वक्त की जो लेफ्टिस्ट तहरीक थी उनके उन मुजाहिदों के, उन अजीम रहनुमाओं के। हम नहीं भूले हैं नज़ीर अब्बासी शहीद को, हम किसी को नहीं भूले। बस वक्त और हालात की जो मट्टी या हवा चली उससे थोड़ी सी गर्द इन नामों पर पड़ गई है, लेकिन इन नामों की चमक दमक और उनका जो तेज है वो आज भी अपनी जगह पर मौजूद है। हम नहीं भूले हैं लेफ्टिस्ट तहरीक के बहुत सारे दोस्तों को, नहीं भूले हम इमदाद चांडियो साहब को, नहीं भूले हम गुलाम रसूल सहतो साहब को, नहीं भूले हम जितने भी इसके किरदार हैं इंक्लूडिंग शबीर शर साहब और बहुत सारे जिन्होंने इस आमरीत के दौर में बदतरीन जेलें देखी। हम नहीं भूले जनरल ज़िया के दौर को कि जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को पकड़ा जाता था, उनको कोड़े मारे जाते थे सरेआम, और सरेआम उन पर जो है वो उन पर जुल्म किए जाते थे। हम नहीं भूले जनरल ज़िया की आमरीत को कि जिसमें सिंध के गांव और देहातों पर हेलीकॉप्टर से शेलिंग की जाती थी और लाखाट और खिसाना मोरी जैसे वाक़यात रूनुमा हुए। हम नहीं भूले उस वक्त को भी कि जब पाकिस्तान इसी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से 2 लख्त हुआ। हम नहीं भूले कि ये एस्टेब्लिशमेंट की ही नाकामी थी, उनकी पॉलिसी की नाकामी थी कि 90,000 पाकिस्तानी फौजी इंडिया की तहवील में चले गए, उन्होंने सरेंडर कर दिया, उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए, जबकि उनकी राइफल्स में जब उन्होंने सरेंडर किया उस वक्त गोलियां मौजूद थीं। अपना जनरल AK न्याजी के पिस्टल में भी उस वक्त गोलियां मौजूद थीं, लेकिन उसने खुद को गोली मारने की बजाय, मैदान जंग में लड़ने की बजाय एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के आगे सरेंडर कर दिया और पिस्टल अपना जनरल अरोड़ा के सुपुर्द कर दिया। शर्मनाक तारीख, शर्मनाक मनाजिर। फिर हम नहीं भूले लियाकत अली खान को कि जिसको लियाकत बाग में गोली मार दी गई। फिर हम नहीं भूले जुल्फकार अली भुट्टो को जिनको सजाए मौत दी गई। हम नहीं भूले शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जिनको सजाए मौत दे दी गई। तो बहुत सारे कारनामे हैं, लेकिन वक्त की सितम ज़रीफ़ी है कि कल तक जो स्याह सफ़ेद के मालिक थे, हाँ, हम नहीं भूले हैं 9 मई को 11 मई को कि जिसमें वकला को जिंदा जला दिया गया था। वकला तहरीक को मस्क करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक MQM के साथ मिलकर कराची में जो आग और खून का खेल खेला गया, इंतहाई शर्मनाक अमल था। हम नहीं भूले, हम कुछ भी नहीं भूले।
नाज़रीन, वक्त की सितम दरीफी देखें कि कल तक ये एस्टेब्लिशमेंट, ये जर्नल्स, ये रिटायर्ड जर्नल्स, ये खुद को एक आला मखलूक कहते थे, उत्तम मखलूक कहते थे, यानी ऐसी मखलूक के इन जैसी मखलूक कोई पैदा नहीं हुई। इतने बड़े दाना के यहाँ पे आके दानाई खत्म हो जाती थी, इतने बड़े ये फहम फरासत वाले कि इसके आगे फहम फरासत ही खत्म हो जाती थी। यानी ये अपनी पॉलिसीज, अपने फैसले, अपने इदारे, अपने उनको हर चीज को इस तरह समझते थे कि ये मुल्क बना ही इनके लिए था। लेकिन आज वक्त ने इनको अदालत के कटहरे में खड़ा कर दिया है, यानी उस अदालत के जो सिविलियंस की है। यहाँ किसी का कोई फील्ड कोर्ट मार्शल नहीं हो रहा, यहाँ कोई भी जर्नल जो है वो चीफ जस्टिस की कुर्सी पर नहीं बैठा, कोई भी जो है वो नहीं बैठा किसी भी जज के मनसब पे, कोई लेफ्टिनेंट जनरल। क्या ये मतलब हम भूल गए हैं कि जनरल फैज किस तरह अदालतों के साथ खिलवाड़ करते रहे, किस तरह अदालतें मैनेज होती रहीं, किस तरह जजेस मैनेज होते रहे, किस तरह सजाएं दी जाती रहीं, किस तरह पॉलिटिशियंस को रगड़ा जाता रहा, किस तरह पनामा केस हुए। ये सब कुछ हाल ही की तारीख, यानी माजी करीब की बात है, माजी बैद की बात नहीं है कि हम उसको भूल जाए। तो बहरहाल ये वक्त की सितम ज़रीफी है कि वही इस्टेब्लिशमेंट जो कल तक खुद को पता नहीं क्या से क्या समझते थे, आज वक्त ने उनको खुद कटहरे में खड़ा कर दिया है। कटहरे में खड़ा कर दिया जुल्फकार अली भुट्टो केस की सूरत में कि जिसको बेगुनाह होने के बावजूद जनरल जिया ने सजाए मौत सुनवाई, अदलिया की मार्फत, जजेस की मार्फत अदालत मैनेज हुई, जजेस बिके, जजेस डरे और जजेस ने दबाव में आकर फैसले दिए। फिर नसीम हसन शाह ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। जस्टिस दुराब पटेल जी वो इस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने सजाए मौत की मुखालफत की थी, और उनका मैंने एक बार इंटरव्यू किया था। उनसे मुख्तसर सी जो बातचीत हुई, उन्होंने जब जुल्फकार अली भुट्टो का जिक्र आया तो उनके चेहरे पे अफसरदगी छा गई थी, वो बहुत मायूस हो गए थे। उन्होंने कहा कि तारीख ने ये तारीख लिखेगी कि उस वक्त बहुत बड़ा जुल्म हुआ था। हमने जुल्फकार अली भुट्टो को नहीं, पाकिस्तान की तकदीर को फांसी दे दी थी। उस वक्त की अदालत ने जुल्फकार अली भुट्टो को नहीं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को फांसी दी है। उस वक्त की अदालत ने जुल्फकार अली भुट्टो को नहीं, इस मुल्क में जमहूरियत को फांसी पे चढ़ाया है। हमने गुनाह किया है, ये अदालत ने गुनाह किया है। लेकिन मैं इस बात से मुतमईन हूं कि कम से कम मेरे हाथ साफ हैं, मेरे हाथों में जुल्फकार अली भुट्टो के मौत का या उनके खून का कोई छींटा, कोई धब्बा नहीं है। कहते हैं ना कि ना खंजर पे कोई छींट, ना दामन पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। तो ये कत्ल भी करते थे तो वो करामात लगता था। लेकिन आज उसी जुल्फकार अली भुट्टो जिसने सब्र किया, जो इंतजार में खड़ा रहा 40-43 बरसों तक कि अदालत कब जागेगी, और आज अदालत जागी। आज अदालत के कानों पर उनकी मजलूम की आवाज पहुंची, उनकी आह, उनकी सदा पहुंची कि मेरे दामन पे कातिल का दाग लगा है, इसको मिटाओ। मैं जुल्फकार अली भुट्टो हूं, मैं मोहनजोदड़ो का इंसान हूं, मैं उस मट्टी का हूं। आपने मारने की कोशिशें की, फिर मैं मोहनजोदड़ो की मट्टी से जब भी सावन में बारिश हुई, उस मट्टी से खुशबू बन के निकला। आज इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, जब जुल्फकार अली भुट्टो का केस सुना जाएगा तो उस वक्त के जजेस, उस वक्त की आर्मी इस्टेब्लिशमेंट कटहरे में खड़ी होगी। अब देखना यह है कि क्या वो जजेस माफी मांगते हैं, क्या वो इस्टेब्लिशमेंट माफी मांगती है, या उनके बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट उनसे माफी मांगता है। फैजाबाद धरना केस, जनरल फैज हमीद कल तक फिरौन बना फिरता था इस मुल्क में। किसको उठाना है, किसकी जमीन पर कब्जा करना है, किसके घर पे जाके जो है वो घुस जाना है, किसके घर से जेवरात चुराने हैं, किसके घर से हीरे उठवाने हैं, किसके बिल्डर के ऑफिस से फाइलें उठवानी है। जनरल फैज किस तरह आइन से इनहराफ करता रहा, किस तरह जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी करता रहा, किस तरह जजेस को पर दबाव डालता रहा, किस तरह जो है वो एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश करता रहा, आज धरना केस के दायरे में आ गया है। टॉप सिटी केस, जनरल फैज हमीद, जिसमें टॉप सिटी केस में उसकी जुल्म की एक भयानक दास्तान मौजूद है। अब वो केस अब उस इदारे के पास है। अब देखना यह है कि वो इदारा जो इस केस का मेन अक्यूज्ड है, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, उसके साथ क्या करता है, इंसाफ या नाइंसाफी।
जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी केस, जनरल फैज हमीद यानी इस्टेब्लिशमेंट, सबका इस्टेब्लिशमेंट, जनरल बाजवा, सब इस साइफर केस में जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी केस में आते हैं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी से मुतालिक मैं ज्यादा क्या कहूँ, सब आपको पता है। पिछले काफी दिनों से, जब से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी इंसाफ के मुंतज़िर थे, जब उसकी फरियाद नहीं सुनी जा रही थी, तब से अवाम उनकी फरियाद सुन रहे थे, अवाम की हमदर्दियां उनके साथ थी। जनरल मुशर्रफ केस, अपनी सजा के खिलाफ जब मर गए, सजा के साथ मरे, आज अदालत उनके हवाले से उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और जिन्होंने सजा सुनाई उससे मुतालिक यानी फिर एक बार इस्टेब्लिशमेंट कटहरे में खड़ी है। और साइफर केस, जनरल बाजवा कटहरे में खड़े हैं, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट कटहरे में खड़ी है। तो अब कम से कम वक्त आ गया है कि इस्टेब्लिशमेंट को अपना किबला दुरुस्त कर लेना चाहिए। इस मुल्क में जमहूरियत को पनपने देना चाहिए, इस मुल्क में जमहूरी इदारों को मजबूत होने देना चाहिए। आखिर कब तक आप खुद को आला मखलूक समझकर इस मुल्क पर हुक्मरानी का हक समझकर आप बैठे रहेंगे? कब तक आप हुकूमतों से के साथ डील करते रहेंगे कि फलां 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 वजारत हमारी होगी, बाकी आप जानो? आप कब तक हुकूमतों में हिस्सेदारी करते रहेंगे? आप कब तक मार्शल लॉ नाफिज करते रहेंगे? आप कब तक इमरजेंसी नाफिज करते रहेंगे? आप कब तक पीसी और एलएफओ जैसे चीजें लाते रहेंगे? आप कब तक नेब जैसे इदारे घड़कर जो है वो लाकर बिठाते रहेंगे? आज नेब ने सबका मुंह काला कर दिया है ना। अब जिस तरह प्रोजेक्ट इमरान को एस्टेब्लिशमेंट वाइंड अप करने में अपने हाथ काले कर रही है, इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो नेब के हवाले से भी, ये भी इन्हीं का प्रोजेक्ट था, ये जनरल मुशर्रफ का प्रोजेक्ट था, ये जनरल मुशर्रफ की एस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट था। तो नेब को भी अब कम से कम जो है वो घर भेज देना चाहिए, क्योंकि तहकीकात से मुतालिक इदारे मौजूद हैं, FIA मौजूद है, हर सूबे में एंटी करप्शन के इदारे मौजूद हैं। तो कम से कम उनको मजबूत किया जाए, उनको खुद मुख्तार किया जाए, उन इदारों को अपने पांव पर खड़ा होने दिया जाए, उन इदारों को मुस्तहकम किया जाए, तो यकीनन करप्शन के खात्मे में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो नाज़रीन, अब आते हैं बहरिया टाउन की तरफ। बहरिया टाउन इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। बहरिया टाउन में जो रेट्स हैं प्रॉपर्टीज के, वो जमीन बोस हो चुके हैं, वो तबाह हो चुके हैं, और अवाम एक खौफ में मुब्तला है कि उनका पैसा अब कहाँ जाएगा। अब या तो सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त जाएगी कि जी ये जो मुतासरीन है इनका क्या होगा। अगर इस तरह होता है तो भी सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब होगी, क्योंकि अब जो 460 अरब रुपए का मामला है, नेब ने तहकीकात बहुत तेज कर दी है। नेब अब न सिर्फ 460 अरब रुपए और बहरिया टाउन पर जमीनों के कब्जे और फिर जो है वो इजाफी कब्जे के हवाले से तहकीकात में तेज कर रही है, और रेफरेंस दाखिल होने जा रहा है। 460 अरब रुपए के हवाले से रेफरेंस दाखिल होने जा रहा है। अब देखते हैं कि वो 460 अरब रुपए कैसे आते हैं, और जो मजीद 1,32,000 एकड़ अराजी पर कब्जा किया है मलिक रियाज ने जाली खातों से, उसका भी क्या होता है। नेब ने उस पर भी तहकीकात तेज कर दी, इसका अलग रेफरेंस जाएगा। और फिर बहरिया टाउन में जो इजाफी जमीन पर कब्जा किया गया और फिर अलॉटमेंट की गई और लोगों से लाखों रुपए बटोरे गए, इस पर भी जो है वो तहकीकात बहुत तेज हो चुकी है। अब ये मामला इस तरफ जा रहा है कि अब मलिक रियाज के अकाउंट्स, बहरिया टाउन के अकाउंट्स, मलिक रियाज के जाती अकाउंट्स, मलिक रियाज के जाती असासे और सब कुछ यानी डिफॉल्ट तो कर चुका, अब ये जब्त होंगे। तो जब ये जब्त होंगे तो उसमें जो शहरियों ने इन्वेस्ट की है वो कहां जाएंगे। नाजरीन, जब इतना सब कुछ चल रहा है तो ऐसी सूरत हाल में कहते हैं ना कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो जो छोटे मियाँ हैं उनके नवासे हैं बिलाल मलिक, उसने जो है वो रूडा के नाम पर कि हमारे पास लाहौर के इर्द गिर्द में जो मेरे ख्याल में न्यू मेट्रो सिटी के नाम से ये काम करते हैं, और ये भी बहरिया टाउन का ही हिस्सा है। और इस हवाले से मलिक रियाज कह चुके हैं कि ये हम हैं, ये बहरिया टाउन है, आपको वो यहाँ पे सहूलियात मिलेंगी जो आपको मगरिब में मिलती हैं, जो आपको यूरोप में मिलती हैं। यहाँ आप महफूज होंगे, आपकी सरमायाकारी महफूज होगी। तो वहां उस बंदे ने ऐसी सूरत हाल में भी
6 अरब रुपए बटोरे हैं वहां के जो मकामी जो इन्वेस्टर हैं या मतलब वो जो ब्रोकर होते हैं, जो भी होते हैं उनसे, और उनको कहा गया कि खारियां, गुजर खान, मंडी बहाउद्दीन और दीगर इलाकों में हमारे पास बहुत जमीन मौजूद है, हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। तो बहरहाल जी मलिक रियाज का चैप्टर क्लोज। जो मलिक रियाज भी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की तरह कल पाकिस्तान में फिरौन बना फिरता था, अब खेल खत्म, पैसा आजम। बहरिया टाउन को कोई और टेक ओवर करेगा और उसकी ड्यूज या उसके बाद कोई और अदा करेगा, और मलिक रियाज अब मफरूर बनकर फिरेंगे। अब देखना ये है कि ये किस तरह होता है, और नेप मजीद कितने रेफरेंसेस दायर करती है। 460 अरब रुपए एक हैं और 1000 अरब रुपए एक और हैं, उस पर भी तहकीकात हो रही है। और पेशावर, बहरिया पेशावर की जमीन के मामले पर जितने लोगों से पैसे लूटे गए वो केस अलग है। इस तरह मतलब मलिक रियाज, अब इमरान खान जैसी हालत होने वाली है मलिक रियाज की। अब देखते हैं कि क्या होता है। नाज़रीन, मैंने आपको यहाँ पे आपको बताता चलूं कि बुशरा बीबी जो इस वक्त बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में है, और खावर मानिका के स्टेटमेंट ने, और उन्होंने जो अपना इद्दत में निकाह के हवाले से जो केस किया था, अब वो केस जना के उसमें जा रहा है, उसमें बहुत ज्यादा ऑकवर्ड पोजीशन में है। उनके पास दिफा के लिए कुछ नहीं है। घर के भेदी ने लंका ढा दी है। उसके बाद जो बाकी कसर रहती थी वो उनकी मुलाजिम लतीफ ने ढाई, ताकि वो बहुत गैर महज़ब और एक बदतमीजी का अंदाज था, लेकिन जो भी था वो उन्होंने पेश कर दिया। जो गंद उन्होंने करना था कर दिया। अब जो थोड़ा बहुत गंद रहता है वो बुशरा बीबी के बेटे मूसा और इब्राहिम मानिका वो पेश करने वाले हैं। पेश हुआ चाहता है एक ऐसा इंटरव्यू जिसमें दोनों बेटे साथ होंगे और एंकर उनसे सवाल पूछ रहे होंगे कि इमरान खान आपके घर कब आया, कैसे आया, किस तरह आया, आपकी माँ के साथ किस तरह बात करता था, आपकी वालदा के साथ किस तरह बैठता था, आप उस वक्त कहाँ होते थे और क्या होता रहा, फिर इमरान खान ने आपका घर कैसे उजाड़ा, आपको लावारिस किस तरह छोड़ा। फिर ये भी काश उनसे पूछ ले कि इमरान खान के दौर में आपने कितनी लूट मार की, आपने कितने फवायद उठाए, आपने किस किस से कितने कितने पैसे बटोरे, किस किस से गाड़ी बटोरी, किस किस के से आपने अकाउंट में पैसे मंगवाए, और वो पैसे बाहर के कौन से मुल्क के अकाउंट में गए। ये सब भी अल्लाह करे कि वो उनसे पूछ ले। एक और इंटरव्यू जो इमरान खान को तबाह कर देगा वो है इंसबात मलिक साहिबा, जो सलाहुद्दीन सल्लू जो इमरान खान का बहुत ही करीबी दोस्त था। अब इंसबात मलिक वो विटनेस हैं या वो खातून है जिनके साथ इमरान खान के नाजायज ताल्लुकात रहे हैं। ये इमरान खान के दोस्त की बीवी है। अभी मैं किसी का विलाग सुन रहा था, उसने सही कहा कि एक वक्त ऐसा भी आता है कि इंसान उन हाथों को काटता है जो हाथ उसको खिलाते हैं। तो इमरान खान ने उनको काटा जिन्होंने इमरान खान को पनाह दी। तो इंसबात मलिक ये इंकशाफात करेंगी कि उनके और इमरान खान के बीच ताल्लुकात किस तरह के थे, ताल्लुकात क्यों खराब हुए, कितनी खवातीन बीच में आई, और सलाहुद्दीन सल्लू जो लाहौर का बड़ा बिजनेसमैन कहा जाता है वो किस तरह खवातीन को लेकर आता था, किस तरह लड़कियां पहुंचती थी और फिर क्या क्या होता था। यानी इमरान खान का जो किरदार था उसकी मंजर कशी की जाएगी कि साहब को क्या पसंद है, साहब किस तरह की लड़की पसंद फरमाते थे, वो किस तरह के ताल्लुकात चाहते थे। और जबकि इमरान खान के खिलाफ अभी टेरियन वाइट का केस भी पेंडिंग है, अब देखते हैं कि क्या होता है। नाज़रीन, जो है वो इस वक्त सिचुएशन बहुत तेजी से बदल रही है, हालात तेजी से बदल रहे हैं। कभी ये इतलात आती है कि जीएचक्यू में बगावत हो गई, कभी ये इतलात आती है कि जो डीजी ISI हैं नदीम अंजुम साहब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, कभी ये आती है कि एक बार फिर जो है म्यूटनी हो गई है, फौज के अंदर बगावत हो गई है, और कभी मतलब ये PTI का जो गलम गलोच ब्रिगेड जो है या जो अफवाह साज ब्रिगेड है वो इस तरह की हरकत कर रहा है कि जैसे इमरान खान के ये दोस्त नहीं दुश्मन है। फिर वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।